हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ 10वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र में। आज हम इसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे जो कि है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा कि जो विभाजन होता है समाज में वो लोकतंत्र के लिए एक खतरा नहीं है। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो हमारे पिछले 3 अध्याय में पढ़ा है, इस अध्याय में हम उन सभी चीज़ों को लागू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग विभाजन। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लिंग यानी कि जेंडर के बेसिस पे विभाजन किस प्रकार से हमारे समाज में किया जाता है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक औरत जो है वो खाना बना रही है। ये इससे आप क्या समझ सकते हैं? आप देख सकते हैं कि कई बार परिवारों में ये देखा जाता है कि जितने भी घर के काम हैं, जैसे कि खाना बनाना या फिर कपड़े धोना या फिर बर्तन धोना, ये सब हमने देखा है कि औरतों को थमा दिए जाते हैं कि ये तुम्हारे काम है। और जितने भी बाहर के काम हैं, जैसे कुछ भी बाहर से सामान लेके आना या कमाना, ये सब देखते हैं कि ये कहते हैं आदमियों के काम है। तो अधिकांश परिवारों में श्रम के यौन विभाजन का अभ्यास किया जाता है, यानी श्रम यानी कि काम जो है वो जेंडर के बेसिस पे डिवाइड हो चुका है। यौन के बेसिस पे उसका विभाजन देखा जाता है हमको। तो घर के अंदर सभी काम महिलाओं द्वारा किया जाए और जो बाहर का काम है वो पुरुषों द्वारा किया जाए। तो ये जो है ये कई बार होता है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कहते हैं इनको, कि जैविक जो विभाजन है इसे हम वो भी कह देते हैं, और कई बार ये सामाजिक निर्माण है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि समाज का इसमें एक बड़ा सा रूप है। ऐसा तो है नहीं कि आज के ज़माने में जो औरतें हैं वो बाहर जाके काम नहीं करती, कर रही हैं। हर फील्ड में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, तो हर जगह औरतें हैं आज के ज़माने में। तो ये जो समाज के द्वारा बनाया हुआ तौर तरीका है, ये वो चला आ रहा है जिसे हम पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। हमारा भारत जो देश है ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी एक पितृसत्तात्मक समाज है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि आगे किस प्रकार से हम जो औरतें हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने आंदोलन वगैरह की और किस तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करी। तो दोस्तों, नारीवादी आंदोलन यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, माना गया कि औरतें जो हैं अगर वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगी या अगर वो अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं करेंगी, आंदोलन नहीं करेंगी, तो उनको हिस्सा जो है उनका जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलेगा। तो दुनिया भर में आंदोलन ने महिलाओं के लिए बढ़ी हुई राजनीतिक और कानूनी स्थिति के साथ साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता की मांग की। तो दोस्तों, हमने देखा पारिवारिक जीवन में तो ये समानता की मांग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये राजनीति में जो है अपना अधिकार मांग रहे हैं कि इनको भी एक राजनीतिक स्थिति होनी चाहिए इनकी भी। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में देखा जाए तो सिर्फ पुरुषों को ही ये अनुमति थी कि जितने भी मतदान हो गया या फिर इलेक्शंस में तुम जो खड़े हो रहे हैं, तो उम्मीदवार बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, इन सब की जो अनुमति थी ये सिर्फ पुरुषों को दी गई थी और औरतों को इस चीज़ की अनुमति नहीं दी गई थी। तो धीरे धीरे करके औरतों ने अपने जो राइट्स हैं उनके लिए आंदोलन किए, तो इनको नारीवादी आंदोलन कहा गया। क्रियाकलाप, पुरुषों और महिलाओं का समय का उपयोग सर्वेक्षण। और यहाँ पे एक सर्वे किया गया, यहाँ पे एक सर्वेक्षण किया गया कि जो पुरुष जो हैं वो कितनी टाइम तक काम करते हैं और जो महिलाएं हैं वो कितना काम करती हैं। तो ये जानकारी जो है भारत के 6 राज्यों में समय का उपयोग सर्वेक्षण पर आधारित है। अपने घर में भी देखें, क्या महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो पूछा गया है, ये आप सभी के लिए पूछा गया है कि आप देख सकते हैं अपने घर में कैसी स्थिति है। आपके सबके घरों में हो सकता है कुछ घरों में ऐसा हो कि महिलाएं कम काम कर रही हैं, पुरुष ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर हो सकता है कि महिलाएं ज़्यादा कहीं काम करी। जैसे अगर हाउस वाइफ हैं जो आपकी मॉम, तो आप उनका देख सकते हैं कि वो कितना काम कर रही हैं। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि कितना कितना काम कर रहे हैं। ये आमदनी वाले काम जिसमें वेतन मिले इनको, घर के काम, गप्पेबाजी, बिना काम की फुर्सत, ये देख सकते हैं आप कि जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से ये पाया गया कि जो पुरुष हैं वो 6.5 घंटे काम करते हैं और जो महिलाएं हैं वो 7.5 घंटे काम करती हैं दिन में। लेकिन जो महिलाओं का काम होता है कई बार वो अनदेखा रह जाता है, क्योंकि वो अनपेड होता है, मतलब उनको इस चीज़ के पैसे नहीं मिलते हैं। तो इस चक्कर में उनका जो काम है उसको अनदेखा कर देते हैं लोग। तो अगर ये काम अनदेखा हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है?
नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण के हेल्प से समझाती हूँ कि मान लीजिए अगर आपकी जो माँ हैं वो खाना बना रही हैं दिन में, और उन्होंने 3 घंटे लगाए खाना बनाने में। वही सेम खाना, इस चीज़ के उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, और वही सेम खाना अगर कोई शेफ़ बना रहा हो, जो कि कई बार पुरुष होते हैं। आप देखिए ये जो शेफ़्स वगैरह की नौकरियाँ होती हैं, कई बार मतलब जो हैं पुरुष जो हैं इनमें भाग लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुरुष जो हैं वो खाना बनाने वाले काम नहीं कर सकते हैं। तो उनको अगर वो सेम 3 घंटे काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का उनको वेतन मिल रहा है। तो ये जो काम है वो अदृश्य नहीं है, ये देख रहे हैं लोग कि इनको काम कर रहे हैं तो इनको वेतन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर जब महिलाएं काम करती हैं तो वो अदृश्य हो जाता है। इसलिए लोग समझते हैं कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस, इसकी कोई महत्व नहीं है। निष्कर्ष, अब पुरुषों द्वारा किया गया कार्य दृश्यमान होता है क्योंकि इससे आय का सृजन होता है, यानी इससे इनकम आती है। महिलाएं प्रत्यक्ष आय अर्जित करने का कार्य भी करती हैं, लेकिन उनका अधिकांश कार्य अवैतनिक, अनपेड और अदृश्य रहता है। अब अगर आप वर्किंग वुमेन की बात करें, तो अगर मान लीजिए आपकी जो माँ है वो काम कर रही हैं अपने घर में ही, आप देखिए एक बार फिर से वो काम पे भी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो घर के काम भी साथ साथ करती हैं। तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि वो पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं। तो उनका ये जो काम है, जो घर के काम होते हैं, इनके लिए उनको पैसे नहीं मिलते, इसलिए ये अदृश्य हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर वो काम कर रही हैं तो उसके पैसे मिलते हैं, इसलिए वो दिखता है। अब हम आते हैं महिलाओं के साथ भेदभाव। तो दोस्तों कई जगहों पे देखा गया है कि महिलाओं के साथ किस किस प्रकार के भेदभाव होते हैं, कई प्रकार के। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह के भेदभाव उनके साथ किए जाते हैं। तो पुरुष जो हैं उनकी तुलना में महिलाओं का जो साक्षर दर है वो कम है, यानी लिटरेसी रेट जो है वो कम है। यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, पुरुषों का है 76% और महिलाओं का है 54%। यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस देख रहे हैं हम कि महिलाएं जो हैं वो कम शिक्षित हैं पुरुषों की तुलना में। अत्यधिक वेतन वाली नौकरियों में महिलाओं का छोटा अनुपात। अब दोस्तों कई नौकरियां ऐसी होती है जो बहुत हाई पेड होती हैं, यानी अत्यधिक वेतन होता है उनका। तो इन नौकरियों में हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो है ही नहीं ज़्यादातर, और पुरुष जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है बेसिकली। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जैसे कानूनों के बावजूद वेतन में अंतर। यहाँ पे एक कानून लाया गया 1976 में जिसे कहा समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इस कानून के चलते जो पुरुष हैं और जो महिला श्रमिक हैं उन दोनों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान होगा, ऐसा कहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनके बीच में अंतर देखा गया वो बहुत ही गलत था। लिंग चयनात्मक गर्भपात और घटते बाल लिंगानुपात। अब दोस्तों अभी भी हम देखते हैं कई जगहों पर लिंग चयनात्मक गर्भपात यानी कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करवा दिया जाता है। हालांकि ये भारत में इलीगल माना गया है, लाइक अलाउड नहीं होता है। जब भी आप हॉस्पिटल्स अगर देखते, कई बार आपने देखा होगा पोस्टर्स लगे होते हैं कि पैदा होने से पहले आप ये नहीं जान सकते कि जो बच्चा है उसका लिंग क्या है। तो जो हमारी बेटियां हैं उनको पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाता है, उनका गर्भपात करवा दिया जाता है। और घटते बाल लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो यहाँ पर गिरता जा रहा है। हमारा जो बेटियां हैं और उनका जो रेशियो है वो कम है, और जो हमारे लड़के हैं, बेटे हैं, उनका ज़्यादा है। उत्पीड़न और शोषण। यहाँ पे बहुत सारी औरतें जो हैं वो उन्हें उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए, जो घर में ही इनको इनके साथ शोषण होता है इनका, या उत्पीड़न होता है। तो ये सब हमने बहुत देखा है। भारत में बाल लिंगानुपात। अब भारत की यहाँ पे स्थिति आ गई है और भारत के चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बाल लिंगानुपात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य को पहचान सकते हैं? तो आपका जो भी राज्य हो दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं कि इस मानचित्र में वो राज्य कहाँ पर है? जैसे मैं यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश को मार्क करूँ तो ये यहाँ पर दिख रहा है, या फिर मैं उत्तर प्रदेश को मार्क करूँ तो यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों उन राज्यों की पहचान करें जिसमें बाल लिंग अनुपात 900 से कम है। अब कई सारे राज्य हैं जिसमें बाल लिंग अनुपात 900 से भी कम है। तो ये जो रेड में मार्क्ड है, ये ऑरेंज में जो मार्क्ड है, ये सारे जो राज्य हैं, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख देती हूँ पंजाब, और यहाँ पे है राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारे जो राज्य हैं इनका जो लिंग अनुपात है वो 900 से भी कम है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ पे इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे में आगे चल के बहुत दिक्कतें आती हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब दोस्तों हम महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि किस तरह से या कितनी जनसंख्या है जो महिलाओं की पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेड है या पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो दोस्तों हमने कई बार सुना होगा अपने घरों में भी कि अगर आप लड़की हैं तो ज़्यादातर हमने देखा है या तो उनकी शिक्षा ही इतनी नहीं होती कि वो आगे चल के पढ़ लिख कर ये सब जान सके कि पॉलिटिक्स वगैरह में क्या है और इंटरेस्ट अपना ले सके उसमें। और अगर हो भी जाती है, वो शिक्षित भी हैं अगर, तो माना जाता है कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो एक सही प्रोफेशन औरतों के लिए नहीं है। डर्टी पॉलिटिक्स हम कई बार जिसे कहते हैं, गंदी राजनीति। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्य 2019 में पहली बार अपनी कुल संख्या का 13% 36% तक 13.36% तक पहुंच गई। वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन परसेंटेज यहाँ पे दिया गया। ये देखिए भारत देश यहाँ पे है, ये कितना नीचे है यहाँ पे, यानी कि नेशनल पार्लियामेंट्स जो है हमारा, लोकसभा, हमारे राज्यसभा, वहां पर औरतों का प्रतिनिधित्व कितना कम है। वहीं जहाँ पे हम देखेंगे नॉर्डिक कंट्रीज हमारी, अमेरिका, यूरोप की जो देश हो गए हमारे, वहाँ पे कितना ज़्यादा है फिर भी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें दोस्तों तो ज़्यादा होने के बाद भी ये जो है वो सही नहीं है, एज इन जो एडिक्वेट अमाउंट नहीं है इसका। पंचायती राज में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये दोस्तों हमने पढ़ा था कि पंचायती राज जो है उसमें 1/3 यानी 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित यानी रिजर्व्ड है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव संसद में के समक्ष लंबित है, पेंडिंग है, यानी कि ये बहुत पहले से यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था कि जो संसद है और राज्यसभाएं हैं यानी विधानसभा वगैरह जो राज्यों की होती है, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभाओं में महिलाओं के लिए भी जो आरक्षण है उसके लिए एक प्रपोजल रखा गया था, एक प्रस्ताव रखा गया था, वो जो कि अभी तक संसद में पेंडिंग है। इसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि जो डिसीजन लेने वाली जनसंख्या है, जो मूल रूप से सोच विचार करके अपना फैसला सुनाएंगे, वो संसद में मेल है, यानी कि आदमी ज़्यादा है, इसलिए जो औरतें हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पा रहा है। अब हम अपने पहले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट का उत्तर बताती हूँ मैं आपको। तो इसका मैं उत्तर यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ पॉइंट्स में आपके लिए। तो पहला रीज़न हमने पढ़ा यहाँ पे कि साक्षरता जो दर है यहाँ पे भारत में, वो महिलाओं का काफ़ी कम है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर महिलाएं शिक्षित भी हैं तो अगर शिक्षित हैं तो राजनीति में वह नहीं आना चाहती। तो उनके घर वालों का या उनका मानना है कि जो राजनीति है वो औरतों के लिए नहीं बनाई गई है। राजनीतिक दल जो हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि जो राजनीतिक दल हैं वो औरतों को टिकट उतनी जो है वो नहीं देते हैं, औरतों के लिए उतनी टिकटें ही नहीं निकालते हैं कि वो अपने उम्मीदवार बना सके औरतों को। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस स्तर तक पहुँच गया है कि उसे संतोषजनक कहा जा सके? तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था कि भले ये भारत से ज़्यादा है लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर है कि नहीं, संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अमेरिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो 20.2% ही है सिर्फ। वहीं दूसरी ओर यूरोप में 19.6% वहाँ पे उनका
प्रतिनिधित्व है। तो ये जो है ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हम कह नहीं सकते कि ये संतोषजनक है। कम से कम 40% तक तो पहुंचे, या 50% तो बहुत दूर की बात है, पर ये तो 40% तक भी नहीं है अभी। आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में। तो धर्म और राजनीति, यहाँ पे गांधी जी का आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं दोस्तों। क्यों देख रहे हैं हम ये? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि धर्म और राजनीति को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जो धर्म है वो राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और राजनीति भी जो है वो धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों एक तरह से आपस में मिले जुले हैं। सरकार को भेदभाव को रोकने के लिए धर्म का विनियमन करने में सक्षम होना चाहिए। यानी जो भेदभाव चलता आ रहा है, कई बार धर्म के कारण जो भेदभाव चलता आ रहा है, सरकार जो है, सरकार का की ये ड्यूटी है कि वो अपने रेगुलेट करे इस चीज को, कि धर्म का यहाँ पे भेदभाव ना हो। यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ेंगे, एक बार मैं एक चीज यहाँ पे मिस आउट कर दिया आपको। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, यानी मानवाधिकार समूहों के बारे में। तो उनका मानना, पहली चीज तो गांधी जी का ये मानना था, मैंने आपको बता दिया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि जो आंदोलनकारी औरतें हैं उनका ये मानना है कि पारिवारिक कानून भेदभावपूर्ण है। अब यहाँ पे फैमिली लॉज यानी पारिवारिक कानून की हम बात करते हैं, कानूनों की हम बात करते हैं। तो पारिवारिक कानून क्या है दोस्तों? वो ये कानून है जो शादी, तलाक, बच्चे गोद लेना और इन सब चीजों से संबंधित है। तो ये फैमिली लॉज हो गए। और हर एक धर्म जो है ये अलग अलग तरीके से अपने पारिवारिक कानून बनाता है। शादी, बच्चे गोद लेना आदि हर धर्म के अपने कानून होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा धर्म और राजनीति का पहला। अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता के बारे में। तो दोस्तों सांप्रदायिकता जो है, यानी राजनीति में एक धर्म की दूसरी पर श्रेष्ठता या प्रभुत्व की अभिव्यक्ति को सांप्रदायिक राजनीति कहा गया है। यानी कम्युनल पॉलिटिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सांप्रदायिकता आखिर होती क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो जब कोई एक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय की कीमत पर अपने हित के लिए जो है अपने हित को बढ़ावा देने लगता है, इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। और जब ये राजनीति में भी इंक्लूड हो जाता है तो इसको हम सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, जिसकी यहाँ पे परिभाषा दी गई है दोस्तों। तो वही मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब हम बताते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे नहीं हुए, मैं एक बार लिख देती हूँ। तो पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जब एक धर्म को मानने वाले लोग एक संप्रदाय में होने चाहिए। मानना है ऐसा लोगों का कि अगर एक धर्म को मानने वाले लोग कि एक धर्म यानी एक समुदाय, तो अगर कुछ लोग हैं वो एक धर्म को मानते हैं तो वो एक ही समुदाय का हिस्सा होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि उनके जो मौलिक हित हैं, यानी उनके जो भी मान्यताएं हैं, उनके जो मौलिक हित हैं वो एक जैसे होने चाहिए, उनके मॉरल इंटरेस्ट्स। फिर उनके बीच जो है, उनके बीच का जो अंतर है वो सांप्रदायिक जीवन के लिए तुच्छ है। यानी कि वो हमारे अगर कोई एक कम्युनिटी है, एक कोई समुदाय है, तो उनके बीच में अगर कुछ लोग जो हैं उनके बीच में अंतर चल रहा है या कुछ टकराव चल रहा है, तो वो बीच में सांप्रदायिक के मूल्य के बीच में नहीं आना चाहिए, वो सांप्रदायिकता के लिए तुच्छ है।
चौथा ये है कि अगर जो अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वो एक संप्रदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। ये हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो एक और मान्यता है दोस्तों कि ये जो मान्यताएं हैं ये काफ़ी मतलब लोगों ने माफ़ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैं गलत बोल गई, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो मान्यताएं यहाँ पे दी गई हैं, जो मैंने लिखी ये चारों मान्यताएं, ये गलत है। कई लोगों का मानना है कि ये गलत है, यानी ये रॉन्ग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक संप्रदाय में लोग रह रहे हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो उनकी सोच एक जैसी हो, उनके हित एक जैसे हों, या उनके जो भी मान्यताएं हैं वो एक जैसी हों। इसलिए ये काफ़ी गलत है अपने आप में। फिर हम पढ़ेंगे राजनीति में सांप्रदायिकता के बारे में। राजनीति में सांप्रदायिकता कई रूप ले सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि रोजमर्रा के विश्वास, पूर्वाग्रह, रूढ़ियाँ और एक धर्म की दूसरे पर श्रेष्ठता में विश्वास। तो लोग सबसे सामान्य जो अभिव्यक्ति है वो रोजमर्रा की मान्यताएं हैं। मतलब सांप्रदायिकता जो है, अगर रोजमर्रा की मान्यताएं होंगी लोगों की, तो ये जो है ये कई रूप ले सकती है। जो विश्वास, रूढ़ियाँ, एक धर्म की दूसरे पर श्रेष्ठता का विश्वास की कई लोग समझते हैं कि एक धर्म अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। तो ये जो लोगों की मान्यताएं हैं ये गलत हो सकती हैं। अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज, यानी कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कोई एक धर्म में जो है वो अगर बहुसंख्यक है तो वो ये सोचने लगता है कि कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर धौंस जमाई जाए। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो ये सोचता है कि क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं तो कैसे एक अलग हिस्सा मांगा जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए, जैसे कि श्रीलंका में हो रहा था। धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मतलब अब धर्म का सहारा लेकर जो है कई राजनीतिक दल वोट मांगने की कोशिश करते हैं, इसे हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कहते हैं। यानी वो कई बार जो है इमोशनल अपील यूज़ करते हैं, वो अपने सेंटिमेंट्स जो हैं लोगों के उनको यूज़ करके और फिर अपनी वोट्स के मांगने की कोशिश करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा और दंगे, अब सांप्रदायिक हिंसा और दंगे की अगर बात करें तो यहाँ पर एक इसका काफ़ी अच्छा उदाहरण है भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच जो दंगे चले आ रहे हैं इतने समय से, वो पार्टीशन के टाइम पे जो शुरू हुए थे और अभी भी चले आ रहे हैं, ये सब जो है ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। धर्मनिरपेक्ष प्रदेश, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये जो कार्टून दिया गया है इसको समझा देती हूँ कि क्या क्या है इसका मतलब। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कुर्सी बनाई गई है जिस पर अलग अलग जो धर्म है उनके सिंबल्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम ईसाई धर्म का देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदू धर्म का देख सकते हैं, यहाँ मुसलमानों का देख सकते हैं, यहाँ जो हमारे सिख होते हैं उनका देख सकते हैं। तो यहाँ ये एक कुर्सी है, इस पर अलग अलग सिंबल्स बनाए गए। और जो नेता लोग हैं बताया जा रहा है कि ये जो कुर्सी है ये सीएम डेजिग्नेट किया, यानी आने वाले मुख्यमंत्री की है। टू प्रूव हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। तो यहाँ पर ये एक व्यंग दिखा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर उन्होंने कुर्सी बनवा ली है जिस पर सभी, वो सामने से ये दिखा रहे हैं कि वो सभी समुदाय को धर्म निरपेक्ष हैं, वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी ये चीज़ मानते हो। राजनीति में जो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं अगर या प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका अंदर से ये चीज़ मानना बहुत ज़रूरी है कि वो धर्म निरपेक्ष हो, यानी सेक्युलर हो। अब हम पढ़ेंगे कि ये हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं। अब यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा दी गई है कि भारत देश जो है वो सेक्युलर है, यानी कि इसका कोई एक धर्म नहीं है, ये किसी भी एक धर्म को मानता नहीं है, सभी धर्मों को बराबर का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिलता है। धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, अब भारत देश में धर्म का पालन करने की लोगों को स्वतंत्रता है, वो जो भी चाहें वो धर्म का पालन कर सकते हैं। धार्मिक भेदभाव को रोकता है, ये जो धार्मिक भेदभाव होता रहता है, अगर हमारा देश धर्म निरपेक्ष है तो ये चीज़ इसको श्योर करती है कि धार्मिक भेदभाव ना हो।
राज्य के हस्तक्षेप में की अनुमति देता है। अब राज्य में भी हस्तक्षेप जो है उसकी अनुमति ये चीज देती है। भारत में धार्मिक विविधता का यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितनी विविधता है भारत में। यहाँ पे 79.8% हिंदू लोग हैं, बाकी 2% कुछ अलग बाकी जो रिलीजन्स है उनके बारे में दिया गया है। मुसलमान लोग 14.2% हैं, फिर उसके बाद क्रिश्चियन है यहाँ पे 2.3%। तो ये अलग अलग हमारे जो धर्म हैं उनका दिया गया है कि कितने कितने रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर।